Good morning, students. Welcome to class 9th, and we are starting with the new topics from biology section. And the topic, as you can see, fundamental unit of life. So, regarding all the organisms, every organisms, so its structure, if it is observed under microscopically, so every organism made up of building block brick like structures, that's called cell. And whatever the functions takes place in every organism, it is outcome of the cell. And this fundamental unit cell, it is the main structures in every organisms and responsible for their performing the life process. डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो ये फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया है? तो सभी जीव जंतु जो है, माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े, है ना, बिग ऑर्गेनिज्म, बड़े एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी की बनावट, है ना, सबकी संरचना, सभी का स्ट्रक्चर एक यूनिट से बना है। और सभी जीव जंतु के अंदर जो भी कार्य होते हैं, वो कार्य भी वो छोटे यूनिट्स के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो ऐसा जो छोटा यूनिट है, दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेल। सो स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है पूरा सेल से बना होता है और बॉडी का काम भी उसी से चलता है, इसीलिए उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। तो हमारे बॉडी, ह्यूमन की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, हर किसी बॉडी के अंदर ऐसा ये यूनिट्स मौजूद होता है, जिससे हमारी बॉडी बनी है और जिससे हमारे बॉडी का काम चलता है। तो हम इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। और ये है तो ही ऑर्गेनिज्म है, और ये काम करता है तो ही ऑर्गेनिज्म के जीवन के संबंधित काम चलते रहते हैं। तो पढ़ते फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, हम इसके बारे में अभी जो इंट्रोडक्शन है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेल। तो बिल्डिंग जैसे बनती है, तो बिल्डिंग में देखा होगा आपने, अपने स्कूल में भी जब बिल्डिंग बनते रही तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, जो ईंट है उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग बनने का ब्लॉक। तो वो ब्लॉक देखा होगा आपने, सीमेंट के बने थे, उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं और दीवार बनते जाती है, और दीवार बनने के बाद में बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, एक दूसरे को जुड़कर हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और बॉडी के पार्ट्स जुड़कर हमारी बॉडी
बॉडी की सिस्टम बनी होती है। तो इसलिए ऐसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। दूसरा, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म बाय द सेम यूनिट। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसी से हमारे बॉडी के फंक्शन भी चलते हैं। हमारे बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं? बॉडी के फंक्शन बोले तो हमारे रेस्पिरेशन होता है ना, एक्सक्रेशन होता हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। जो भी काम हमारे बॉडी में चलते रहता है, जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये सारे काम इसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन करता है? ये फंक्शन सेल करते हैं। और सेल कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो सेल ये कार्य करते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ये कार्य चलते रहते हैं, फंक्शंस चलते रहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। और इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर मतलब हमारी संरचना बनी है और उसी से हमारे बॉडी के कार्य चलते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, अब इसको हम तो अभी सेल कहते हैं, लेकिन सेल कैसे नाम पड़ा है तो इसकी भी कुछ डिस्कवरी है, इसकी भी कुछ हिस्ट्री है। तो हमारे सभी जीव जंतु के अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसी को हम बोलते हैं सेल। तो ये हमारा अभी जो लैब के अंदर काम करते हैं माइक्रोस्कोप है। तो अगर एक कहीं पौंड का पानी अगर हम एक ड्रॉप लेते हैं, है ना, ग्लास के स्लाइड के ऊपर रखते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु दिखते हैं। हम उसको अपनी खुली आँख से तो नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ओनियन, इसका एक छिलका निकालकर छोटा सा पार्ट काट कर उसको हम थोड़ा सा स्टेन मतलब कलरफुल करके माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उसका भी सुंदर सा ऐसे दीवार ईंटों की बनी है ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन ये ऐसा माइक्रोस्कोप पहले नहीं था। तो साइंटिस्ट जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, साइंटिफिक टेम्परमेंट, वो सोचते रहते हैं हर चीज़ के अंदर कैसा होगा, क्या होगा। तो ऐसा ही जो माइक्रोस्कोप है वो नहीं था। तो सिंपल जो लेंस होते हैं हमने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, गिलोरी ग्लास वगैरह बोलते हैं, गिलोरी कांच वगैरह बोलते हैं, भिंग बोलते हैं अलग अलग भाषा में, जिसको हम लेंस बोलते हैं। बहुत से बच्चे उसके साथ खेलते हैं। तो वो कांच में से देखने से जो चीज़ें हैं बड़ी दिखने लगती है ना। और उससे बहुत से बच्चे वो सूर्य की प्रतिमा को कागज़ के ऊपर लेके कागज़ जला कर दिखाते हैं। तो वो ऐसा लेंस का बना हुआ सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने फिर वो देखने की कोशिश किया प्लांट के जो कॉर्क होता है, बार्क बाहर की, उसको बारीकी से काट कर, पतला काट कर उसको उस कांच के अंदर देखने की कोशिश की। तो वो उसका सिंपल माइक्रोस्कोप था और उसके अंदर उसको दिखाई दिया। तो उसके अंदर उसको क्या दिखाई दिया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दिया रॉबर्ट हुक को। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होगा, आपने देखा होगा, तो मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, हनीकॉम्ब बोलते हैं, उसको पास में जाकर नहीं देखना। और जब मधुमक्खी उड़ जाती है तो नीचे गिर जाता है तो फिर जाकर देखना। तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं, छोटे छोटे, है ना, वो हेक्सागोनल टाइप्स के।
तो वो हेक्सागोनल टाइप के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। उस कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसके अंदर मधुमक्खी होती है। तो उस कंपार्टमेंट को, छोटे छोटे कमरे को लैटिन में कहा जाता है सेल। तो वो रॉबर्ट हुक ने जो देखा, हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कॉर्क के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे छोटे छोटे कमरे दिखाई दिया। तो वो छोटे छोटे कमरे को देख के रॉबर्ट हुक ने, है ना, उसको नाम दिया सेल। तो मतलब इसके अंदर सेल है करके। लेकिन उसके अंदर बाकी ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। लेकिन साइंटिस्ट फिर खोजते रहता है कि और भी कुछ अच्छा दिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। तो फिर वो माइक्रोस्कोप, है ना, और पावरफुल होना चाहिए, और ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो इस कोशिश में एक दूसरा माइक्रोस्कोप बना लिया, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम बोलते हैं, जो अभी दिखाया था, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर एक लेंस नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लेंस इसका कंबाइन करके बनाया गया ये माइक्रोस्कोप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो छोटी सी चीज़ होती है वो 400-500 गुना बड़ी दिखती है। जो चीज़ हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं तो वो 500 गुना बड़ी हो जाए तो वो फिर हमको दिखने लग जाती है। तो ऐसा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बनाया वो साइंटिस्ट थे लियोनहॉक, है ना। तो ये लियोनहॉक ने वो सबसे पहले ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसने देखने की कोशिश किया। तो उसने देखा पॉन्ड वाटर, उसका एक बूंद पानी का माइक्रोस्कोप में देखने से उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु उसको दिखाई दिए, मतलब जो रियल सेल होता है ना, प्लांट का, एनिमल। फिर उसने धीरे धीरे देखना शुरू किया तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा था उससे भी बढ़िया ये स्ट्रक्चर दिखने लग गया इस माइक्रोस्कोप से। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज लगने से फिर बहुत सारे साइंटिस्ट छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करने लग गए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट, उन्होंने सेल के अंदर एक डॉट, डार्क कलर का स्ट्रक्चर देखा और उसके ऊपर स्टडी किया तो पता चला कि वो सेल को कंट्रोल करने वाला यूनिट जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज लग गई। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, स्क्लेडन, स्क्वान और भी परकिंजी, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। फिर उन्होंने, है ना, गोल्गी, ये साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं। तो उन्होंने फिर सेल के अंदर और छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी किया, देखा उसका काम क्या है वो परखा। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो सेल है ना, तो शुरुआत में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो तो सेल था, मतलब खाली एक कमरा था, छोटे छोटे कमरे थे वो, क्योंकि वो कॉर्क सेल था, वो डेड था, उसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा था। सिर्फ सेल की आउटलाइन दिख रही थी, हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसलिए उसका नाम सेल रखा था। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज लगने के बाद में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखा गया और साइंटिस्ट इस खोज में रहते हैं कि और इससे बढ़िया दिखे, और इससे बढ़िया दिखे। तो ऐसा करते करते उनको फिर और खोज लगी और एक बड़ा माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बड़ी बड़ी नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ होती है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज लगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा सेल के अंदर देखा जा सकता है। तो एक जो माइक्रोस्कोपिक सेल जो होता है वो हम जो अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, तो हमारा जो कमरा है, हम जिस कमरे में बैठे वो कमरे की इतना बड़ा सेल दिखाई देता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं,
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर ये सेल की खोज लगने में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का योगदान है ना। तो एक साइंटिस्ट इतनी बड़ी सेल की खोज नहीं करता है, तो इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का, लेकिन जिसका फाउंडेशन जो है शुरू किया था रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद में ये इसकी खोज होती रही और अभी भी सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट की खोज होती रहती है। तो ऐसा हमारा ये सेल होता है, सभी जीव जंतु के अंदर ऐसा सेल बना होता है, और सेल से ही हमारे बॉडी की संरचना होती है और सेल से हमारे बॉडी के काम भी होते हैं। तो इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। तो ये सेल की खोज लगने के बाद में सेल की एक थ्योरी बन गई। सेल की थ्योरी क्या बनी, तो दो साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्क्वान, और उन्होंने सेल के बारे में कहा गया कि हर जीव जंतु पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु है, हर जीव जंतु जो है वो चाहे प्लांट रहे या एनिमल रहे, ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, और उस जीव जंतु का काम भी वो छोटे छोटे यूनिट्स उसी से चलता है, उसी का नाम है सेल। तो ये था सेल की डिस्कवरी। तो इस तरीके से सेल डिस्कवर हुआ और देखा गया कि सभी जीव जंतु के अंदर ऐसा सेल बना होता है ना। सेल ऐसे मिलियंस हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर तो ट्रिलियन सेल है ना, अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये सेल से ही हमारे बॉडी का काम होता है और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी से बना है। अभी शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो सेल का शेप कैसा रहता है, तो उसका शेप फिक्स नहीं रहता है ना। अलग अलग शेप में अलग अलग जीव जंतु और अलग अलग काम में आने वाले अलग अलग सेल के शेप अलग अलग होता है। तो कोई रॉड शेप में होता है, कोई ओवल शेप में होता है, कोई डिश शेप में होता है ना। तो कोई स्टार शेप में होता है, कोई इरेगुलर शेप में होता है, तो कोई रॉड शेप में होता है। तो बहुत सारे अलग अलग शेप हो सकते हैं सेल के, वो उसके कार्य के ऊपर निर्भर होते हैं। तो शेप बहुत, ये कुछ उदाहरण के लिए दिया है कि ह्यूमन के अंदर भी सेल होते हैं, तो ह्यूमन के अंदर के भी सेल अलग अलग है ना, ये शेप में होते हैं। अच्छा, साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ सेल का कितना बड़ा होता है, तो सेल का साइज़ माइक्रोस्कोपिक से लेकर तो कुछ सेंटीमीटर तक के हो सकता है। तो जैसे हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये बहुत बहुत छोटा होता है, हमारे आँख से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं रेड ब्लड सेल। हमारा बॉडी का बड़ा सेल देखना है तो हमारा जो नर्व सेल है, देखो बहुत लंबा होता है, इसीलिए वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो नर्व सेल बड़ा हो सकता है। तो ये इसका सेल का जो साइज़ है माइक्रोन में हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है ना। सबसे बड़ा जो सेल जो होता है देख सकते हैं, एग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा होता है, वो भी एक सिंगल सेल का होता है। तो सेल का साइज़ जो है माइक्रोस्कोपिक से बड़ा, लेकिन हमारे बॉडी के बहुत सारे सभी सेल माइक्रोस्कोपिक है ना। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम अपनी खुली आँख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करना पड़ता है। तो जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज़ होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो हमारे बॉडी के सेल जो है ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ सेल के टाइप्स, तो मेनली दो टाइप्स के सेल होते हैं स्टडी करने के लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये क्या होते हैं, तो
जैसे आपको बताया था रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर डार्क कलर का स्पॉट देखा था, है ना। वो डार्क स्पॉट जो है वो न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस सभी सेल के अंदर नहीं होता है, लेकिन सेल होता है लेकिन न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता है। तो जीव जंतु होते हैं लेकिन उसके सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो ऐसा जो भी सेल होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब यहाँ पे लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो रियल न्यूक्लियस बट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। मतलब उसको न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन ऐसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, कच्चा सा स्ट्रक्चर जो है, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे उसको, ऐसा न्यूक्लियोइड होता है। मतलब रियल न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं है। तो ऐसे सेल को, ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ रियल न्यूक्लियस। रियल न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन उसके ऊपर लगी होती है, ऐसा मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस जो है वो होता है यूकैरियोटिक। तो ये दो तरह के सेल याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दो तरह के मेन दो टाइप्स के सेल हैं। तो आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, तो आप बता सकेंगे जिसके अंदर रियल न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक, जिसके अंदर रियल न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियस की जगह पर क्या होता है? तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड्स याद रखना है, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में फ़र्क है। अभी यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया। तो सभी तरह के बैक्टीरिया है, इसके अंदर रियल न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। देखो बीच में से डार्क कलर का जो ऐसा दिख रहा है तो वो होता है न्यूक्लियोइड। तो सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है, देखो यूकैरियोटिक, उसके अंदर बीच में से गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, काट कर दिखाया है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ऐसा रियल न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऐसा जिसके भी अंदर न्यूक्लियस होगा वो होता है यूकैरियोटिक, और जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। तो इस तरह से हमारे बॉडी के, हमारे जो भी जीव जंतु है उसके अंदर दो तरह के सेल, तो सभी जीव जंतु के दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो भी सेल जिसके अंदर रियल न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर रियल न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक, है ना। तो ये जो सेल होता है, अब इसको साइंटिस्ट द्वारा स्टडी किया गया है। क्या देखा है? स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द सेल। तो सेल का अंदर का फीचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से। सो देर आर 3 स्ट्रक्चरल फीचर्स। सेल के अंदर 3 स्ट्रक्चरल फीचर है। तो एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियस, और तीसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 फीचर्स है सेल के अंदर स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। तो इसका अंदर का स्ट्रक्चर हम बाद में हम उसको नेक्स्ट पीरियड में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा जो सेल है ना, तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लाइफ, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ the fundamental units which make the structure of the body and the function of the body takes place by these fundamental units, that's we call cell. So every organism is made up of the building block like structure, है ना, that we call the cell,
and all the function of the organisms is carried out by this fundamental unit cell. And how the cell was discovered, so this is the compound microscope. Initially this microscope was not there, there was a simple microscope which is made up of the lens. By this lens, powerful lens, Robert Hooke first of all in 1965 observed the cork. So cork, it was the dead parts of the plants, it was observed, it was seen as like the honeycomb like structure. Honeycomb, there have many cells. Cells means the rooms, small hexagonal rooms are there. These hexagonal rooms, in the Latin it is called a cell. So from that structure the name was given to real cell, right? So that was actually the empty outer line है ना. So that was the outer border line. So a real cell was observed by the Leeuwenhoek. So Leeuwenhoek, he discovered, he first of all invent the compound microscope and then observe in water droplets. So he found the many microscopic organisms. So real cell, first of all he observed Leeuwenhoek, and then Robert Brown further he studies in the cell. So he found a dark spot he called the nucleus that control the cell function. So this is the history of the discovery. Then other scientists they further study regarding the shape of the cell. So there are various shape of the cell: rod shape, round shape, spherical shape, star shape, oval shape, irregular shapes, and the size. So size of the cells also varies organism to organism. There may be some microscopic or large cells, few centimeter or the meter. For example, our nerve cell, it is a few centimeter, it is long up to the meter, and ostrich egg, which is big, we can see. So this is about the size of the cells. Now let's see the types of the cells. So there are two types of the cells: prokaryotic cells and eukaryotic cell. So prokaryotic cell, it doesn't has a real nucleus. Real nucleus means the membrane bounded nucleus. So those cells has the real nucleus that we call the prokaryotic cell. And eukaryotic cell, the cell in which there is no prokaryotic cell, it doesn't have the real nucleus, whereas the eukaryotic cell has the real membrane bounded nucleus. So you can see in prokaryotic cell there is a nucleus like structure that we call the nucleus, but it doesn't have the membrane. Now you can see the example of the bacteria. Bacteria doesn't have the real nucleus, but in place of the nucleus there is a nucleates without membrane. And the eukaryotic cell, for example, the human cell, animal cell, so it has the real nucleus. So this is the eukaryotic cell. And the structural features that we are going to study in the next period, that are the three feature: plasma, membrane, nucleus, and the cytoplasm. So this is about the fundamental unit of the all the living organism, all organism made up of cell, that is the structural and functional unit of the cell. So regarding structure we will study in the next period. Thank you.